हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 और अभी हम पढ़ेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। वैसे तो सारे ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट मोटिव के लिए सेटअप होते हैं, मतलब मेन मोटिव ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि उनका मोटिव सोशल वेलफेयर या सर्विसेज टू द सोसाइटी के लिए होता है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस को हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिनमें उनका मेन मोटिव जो है बिज़नेस करने का या कोई भी संस्था चलाने का वो पब्लिक वेलफेयर रहता है, जैसे कि ऑर्फनेज, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स क्लब एट्सेट्रा, फाइन, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स। सो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन मोटिव अपने मेंबर्स को या समाज को वेलफेयर देना है। इनका मेन मोटिव लाभ कमाना नहीं होता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। ठीक है, नाउ इनका फाइनल अकाउंट्स क्या रहता है? फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। नाउ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, इसके बारे में जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी बीच बीच में मिलता जाएगा, है ना। सो अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोसाइटी को सर्विसेज प्रदान करते हैं और इनका मेन मोटिव जो है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है ना। और इनके फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक की ही समरी है, मतलब फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन कैश बुक को समराइज़ किया जाता है और उससे एक बुक बनाई जाती है, मतलब एक अकाउंट बनाया जाता है और उसे ही हम क्या कहते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ समरी ऑफ कैश बुक, समरी ऑफ कैश बुक। हम सब लास्ट ईयर मतलब क्लास 11th में कैश बुक पढ़ चुके हैं और कैश बुक जो रहता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तैयार होता है, मतलब डेट वाइज जैसे जैसे पैसा मिलता जाता है या पेमेंट हम करते जाते हैं वैसे वैसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते जाते हैं। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट साल के आखिरी दिन बनता है ना, लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर में बनता है और क्योंकि ये एक ही दिन में प्रिपेयर होता है, ये समरी है, इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक, इसलिए इसमें डेट कॉलम नहीं रहता है ना। सो नो डेट कॉलम एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, है कि नहीं, कैश बेसिस है इसका, क्योंकि जैसे पैसा आता है वो हम डेबिट में लिखते हैं और जब पैसा जाता है इसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड रहता है। when money is received it is recorded in the debit side of the cash book and when money is paid it is recorded on the credit side of the cash book। so ये कैश बुक का ही समरी है, इसलिए इसका नेचर क्या है, इसका नेचर रियल अकाउंट है। इट इज़ अ रियल अकाउंट बिकॉज डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट। और ये कैश बेसिस पे कैश बुक जो है वो कैश बेसिस पे बना है। सो irrespective of the period for which the amount is received or paid it is recorded in the cash book और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सो हमें यहाँ ये नहीं देखना है कि ये जो मनी रिसीव किया गया है या मनी का पेमेंट किया गया है ये
प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है या करंट ईयर से रिलेटेड है या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। पैसा मिल गया मतलब हमें उसे डेबिट में लिखना है, और पैसा चला गया मतलब हमने उसे क्रेडिट में लिखना है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी ओपनिंग कैश बैलेंस होता है, क्लोजिंग कैश बैलेंस होता है, जैसे कि कैश बुक में हमने सीखा था। ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका, जो हम पहले से ही जानते हैं, है ना। और सेकंड जो हम बना रहे हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फर्स्ट एक क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है ना। इट इज़ जस्ट प्रिपेयर्ड लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और थर्ड मुख्य बात इसकी ये है कि इट इज़ ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस में बनता है, मतलब ये कैश बेसिस पे नहीं बनता है, अक्रूवल बेसिस में बनता है। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के जितने भी रेवेन्यू आइटम्स हैं, मतलब रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसे ही रिकॉर्ड किया जाता है। और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें सरप्लस पता चलता है या डेफिसिट। सरप्लस या डेफिसिट हमें पता चलता है। ये सरप्लस क्या है, क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इसलिए हम इसे नेट प्रॉफिट नहीं कह रहे हैं। तो व्हाट इज़ सरप्लस? सरप्लस इज़ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जब इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, और तो जो बच जाता है अमाउंट, उसे हम सरप्लस कहते हैं, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन डेफिसिट क्या है? जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, तो सरप्लस का रिवर्स हो गया, तो उसे डेफिसिट कह रहे हैं। ये नेट लॉस कहा जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिसे हम नेट लॉस कहते हैं, उसे हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम डेफिसिट कह रहे हैं। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सिर्फ रेवेन्यू, एक्सपेंसेस को और रेवेन्यू इनकम को ही लिखना है, ठीक। और सिक्स्थ पॉइंट जो है वो ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो रिसीट एंड पेमेंट के इन्फॉर्मेशन पर ही बेस्ड बनेगा। ना केवल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, परंतु साथ में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, क्योंकि ये क्या है, ये अक्रूवल बेसिस पर बनेगा। सो डेबिट के साइड हम क्या लिखेंगे? डेबिट के साइड सारे एक्सपेंसेस को लिखेंगे और क्रेडिट के साइड सारे इनकम्स को लिखेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो लास्ट आइटम है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये अकाउंट्स नहीं होता है, ये एक शीट होता है। मतलब ये एक लिस्ट ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है, जो कि हम क्लास 11th में हम ऑलरेडी बैलेंस शीट के बारे में पढ़ चुके हैं। रफ़ अगर मैं इसका फॉर्मेट अगर बनाऊँ तो वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक। इस तरफ हम लाइबिलिटीज़ लिखते हैं और इस तरफ हम एसेट्स लिखते हैं। यहाँ टोटल लिखते हैं, यहाँ भी टोटल लिखते हैं। सो इस तरीके से ये एक शीट है। और हमें क्या क्या बनाना रहता है इसमें? ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या है? जो बैलेंस शीट पिछले साल का है उसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट कहेंगे, और जो बैलेंस शीट इस साल का हम प्रिपेयर करेंगे उसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये 3 अकाउंटिंग ईयर है और हम इस ईयर के लिए काम कर रहे हैं, लेट अस से 2019-20 के लिए काम कर रहे हैं। सो साल के आखिरी में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये तो करंट ईयर का बैलेंस शीट हुआ, साल में एक ही बार बनती है बैलेंस शीट। लेकिन जो 2018-19 के लिए जो बैलेंस शीट बना है ये कहलाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट फॉर द ईयर 2019-20। 19-20 जो कि हमारा करंट ईयर है, इसके लिए पिछले साल की जो बैलेंस शीट है वो ओपनिंग बैलेंस शीट कहलाएगी। लेकिन इस साल का बैलेंस शीट इसके लिए क्लोजिंग है, और इसके लिए भी इस साल का जो बैलेंस शीट है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट रहेगा। सो यही बैलेंस शीट जो है ये इनके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट रहेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट को ओपनिंग बैलेंस शीट समझेंगे हम, और इस साल जो हम बैलेंस शीट ड्राफ्ट करेंगे उसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट कहेंगे।
वैसे तो फाइनेंशियल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रिपेयर करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, जो हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे सारे डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे और आपको पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर के फिनिश होते तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर अब हम कोशिश करते हैं कि हम एक्सरसाइज के तरफ आगे बढ़ें और उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगे, उसको भी मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करते जाऊँगा ताकि आपका टाइम बचे और आपको बेहतर और अच्छे तरीके से समझ में आए। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए चलिए हम अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ अ हेल्थ क्लब प्रिपेयर अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पर कैश बुक का समरी दिया हुआ है हेल्थ क्लब का। हेल्थ क्लब जो है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, और इनका मेन मोटिव जो है वो हेल्थ को प्रमोट करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, और ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, ये समरी ही होता है कैश बुक का, है ना। तो हमें इस कैश बुक के इन्फॉर्मेशन से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अब यहाँ क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया हुआ है जो कि 5,000 रुपीज़ एंड 25,000 रुपीज़ है। देन सब्सक्रिप्शंस दिया हुआ है ₹1,65,000, डोनेशंस दिया हुआ है ₹35,000, इन्वेस्टमेंट परचेस दिया हुआ है ₹80,000, रेंट पेड ₹20,000, जनरल एक्सपेंसेस ₹21,500, पोस्टेज एंड स्टेशनरी ₹2,000, कुरियर चार्जेस ₹1,000, sundry expenses ₹2,500 एंड क्लोजिंग कैश इन हैंड ₹12,000। नाउ यहाँ पर आपको बहुत सारे टर्म्स नए नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है ना, ये आपके लिए एकदम नए शब्द हैं। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है मेंबरशिप फीस, है ना। ये कौन सा क्लब है, ये एक हेल्थ क्लब है। सो हेल्थ क्लब में जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं वो अपना मंथली या ईयरली फ़ीस पे कर रहे हैं, उसी मंथली या ईयरली फ़ीस को सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ताकि वो अपना मेंबरशिप कंटिन्यू कर सकें, ताकि वो क्लब का बेनिफिट यूज़ कर सकें। इसके लिए जो कुछ भी फ़ीस क्लब लेती है अपने मेंबर्स से, उसे हम क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि इनको कोई भी इनकम या रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, इनकी कोई कमाई नहीं होगी, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अपने सर्वाइवल के लिए अपने मेंबर्स से कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं और उसी कंट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन कहते हैं। सो ये क्या है, ये रेवेन्यू रिसीव्ड है, ये एक इनकम रिसीव्ड है, ठीक। उसी तरीके से डोनेशंस। सो हेल्थ क्लब को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे ऐसे पेट्रन्स और चाहने वाले हो सकते हैं जो क्लब को डोनेशंस वगैरह देते हैं। मेंबर होना अलग बात है, मेंबर होकर के फ़ीस देना वो सब्सक्रिप्शन कहलाता है, लेकिन मेंबर भी डोनेशन दे सकता है, और जो मेंबर नहीं है, मतलब बाहर का जो व्यक्ति है, वो भी हेल्थ क्लब को प्रमोट करने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए वो डोनेशन दे सकता है। तो ऐसे डोनेशंस को भी हम क्या कहते हैं कि रिसीट कहते हैं, इट इज़ अ रेवेन्यू रिसीट। नाउ इन्वेस्टमेंट परचेज, जैसे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट परचेज मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ खरीदा गया है, इन्वेस्टमेंट खरीदा गया है, मतलब इट इज़ अ मनी गोइंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज़ एन एक्सपेंस, ठीक। इन्वेस्टमेंट परचेज, तो क्लब जो है वो अपने पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है ताकि इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी इनको कुछ कमाई हो सके, और ये पैसा जो कमाई होगा उसको हम क्लब को बढ़ाने में, मतलब और सर्विसेज प्रदान करने में वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। रेंट पेड, हेल्थ क्लब का जो प्रीमाइसेस है उसका रेंट पे कर रहे हैं। जनरल एक्सपेंसेस भी होता है, और एक क्लब में पोस्टेज एंड स्टेशनरी भी होता है, कुरियर चार्जेस भी है, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी है। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये क्या है, किसी भी क्लब में एक वाजिब बात है ना। सैलरी भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। यहाँ तो कुछ थोड़े से ही एक्सपेंसेस के बारे में यहाँ जिक्र है क्वेश्चन में, परंतु इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि जब क्लब अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को, तो वो एक पूरा सेटअप बिल्ड करती है, और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत सारे तरीके के खर्चे होते हैं। तो ये जो रेवेन्यू इनको मिल रहा है, ये जो इनकम ये रिसीव कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन और डोनेशन के माध्यम से, इन्हीं पैसों से ये सारे एक्सपेंसेस को पेमेंट करते हैं। सो हमें क्या बताना है, कैश इन हैंड यहाँ दिया हुआ है, और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हमें बताना है। सो लेट अस प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट
for the club. So solution for question number 1 from NCERT textbook. In the books of a health club, receipt and payment account. Debit side is the receipt side and credit side is the payment side. ये एक रियल अकाउंट है. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. जैसे जैसे अमाउंट आया है उसे हम डेबिट में लिखेंगे और जैसे जैसे अमाउंट जा रहा है उसको हमको क्रेडिट में लिखना है. एंड व्हाट इज़ दिस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? इट इज़ द समरी ऑफ कैश बुक. समरी ऑफ कैश बुक का मतलब ये है कि साल भर जब कैश बुक बनता है तो उसमें सारे आइटम्स को हम टोटल करके एक लिस्ट बनाते हैं और इसे को ही हम क्या कहेंगे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहेंगे, जो कि अकाउंट के फॉर्म में बन रहा है ना. सो क्वेश्चन में दी हुई जानकारी को ही हम यहाँ पर लिखना है. अगर पैसा रिसीव हुआ है क्लब को, हमें क्लब के नज़रिए से सोचना है. अगर क्लब को पैसा रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव हुआ है, तो वो हम डेबिट में लिखेंगे. और अगर क्लब ने पेमेंट किया है तो उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे. ठीक. सो ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये कैश के बारे में जानकारी दे रहा है और कैश जो है वो एक एसेट होता है और एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है ना. तो हम इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखेंगे. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये एक एसेट है, कैश के बारे में बात हो रहा है यहाँ, है ना. सो ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा वो हमेशा क्या बैलेंस शो करेगा? डेबिट बैलेंस है. एसेट्स होने के कारण ये डेबिट बैलेंस है, इसलिए कैश इन हैंड 5000 दिया है क्वेश्चन में और कैश एट बैंक भी दिया हुआ है. कैश एट बैंक है ₹25,000. मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है. इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये क्लोजिंग बैलेंस रहा होगा, जो कि कैरी फॉरवर्ड होकर के नेक्स्ट ईयर आया है, इसलिए ये करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है ना. तो ये दैट्स द ओपनिंग बैलेंस. मतलब पिछले साल से इस साल हमें इतना रुपए पिछले साल से बचा हुआ मिला है. फिर नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन. सो सब्सक्रिप्शन क्या है? एक रिसीट है. रिसीव क्या है? सो सब्सक्रिप्शन. ये मंथली फ़ीस है या ईयरली फ़ीस है. कुछ क्लब्स हाफ ईयरली लेते हैं, क्वार्टरली लेते हैं, कुछ क्लब्स मंथली फ़ीस लेते हैं, है ना. आप जैसे अगर आप जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं तो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन में भी अवेलेबल हो जाता है और कई बार वो ईयरली सब्सक्रिप्शन में भी अवेलेबल है. सो सब्सक्रिप्शन इज़ रिसीव्ड ₹1,65,000. सो इट इज़ इनकम रिसीव्ड. देन डोनेशंस. सो टू डोनेशन, ये भी एक इनकम है कंपनी के लिए. व्हाट्स दैट? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए. देन इन्वेस्टमेंट परचेस जो है उससे पैसा जा रहा है तो इसे हम पेमेंट के साइड लिखेंगे. क्या लिखेंगे? बाय इन्वेस्टमेंट इट इज़ 80,000. इन्वेस्टमेंट परचेस भी लिख सकते हैं क्योंकि हम पेमेंट के साइड लिख रहे हैं तो वो परचेस ही होगा, है ना. देन रेंट पेड. क्लब हाउस का रेंट पे हुआ है ₹20,000. सो इट इज़ मनी आउटवर्ड. जनरल एक्सपेंसेस, बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे क्लब को करने पड़ते हैं. देन पोस्टेज एंड स्टेशनरी भी एक्सपेंस होता है. Postage and stationery is ₹2,000. Then courier charges are also there. ₹1,000. Then sundry expenses are there. ₹2,500. फिर क्वेश्चन में लास्ट में जानकारी दिया हुआ है क्लोजिंग कैश इन हैंड. तो ये हमें क्रेडिट साइड ही लिखना है क्योंकि जो भी एसेट है, कैश तो एक एसेट है, हमेशा इसका डेबिट बैलेंस होगा. सो कोई भी बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में हम क्लोजिंग बैलेंस लिख रहे हैं इसका मतलब है कि ये एक डेबिट बैलेंस है. मतलब डेबिट में अमाउंट ज़्यादा है और क्रेडिट में कम है. सो बाय बैलेंस क्लोज डाउन में है हमारे पास कैश इन हैंड. ये बुक में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कैश इन हैंड 12,000. अब हम चेक करेंगे कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है कि नहीं है ना. अगर यहाँ पर हमें अगर बैलेंसिंग अमाउंट मिलता है इसका मतलब है कि यहाँ कैश इन बैंक आना चाहिए. इनका हम ग्रैंड टोटल करेंगे. 5, 25, 30 हो गया. ये 1,65,000 इसमें हम ऐड करेंगे और 35,000 भी ऐड करेंगे.
तो यहाँ अमाउंट आ रहा है ₹2,30,000। बाय ऑब्जर्वेशन से ही हम जान गए हैं कि डेबिट साइड का ग्रैंड टोटल ज़्यादा है क्योंकि इधर का अमाउंट कंपैरेटिवली कम है। अगर हम इन अमाउंट्स को ऐड करते हैं तो ये आता है 1,39,000 और इधर है 2,30,000। सो यहाँ पर एक बैलेंसिंग अमाउंट हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। 2,30,000 है ना, आप देख सकते हैं 2,30,000 माइनस इधर के सारे अमाउंट्स को ऐड करने से आता है 1,39,000। इनका जो डिफरेंस आता है वो 91,000। सो हमें यहाँ 91,000 इंसर्ट करना रहेगा और यही हमारा आंसर है। इसे हम कहेंगे कैश एट बैंक। अब जब हम 91,000 रुपीज़ यहाँ लिख देते हैं तब यहाँ का भी ग्रैंड टोटल आ जाता है ₹2,30,000। सो इस तरीके से ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार हो गया। देखिए, शुरू में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। फिर हमने सारे इनकम को जो भी रिसीव हुआ साल भर के दौरान उसे हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया कैश बुक को देख देख करके, और कैश बुक से ही ये सारे इन्फॉर्मेशन जो भी खर्चे हैं साल भर के उसका समरी दिया हुआ है कैश बुक में, वो हमने यहाँ पेमेंट साइड लिख दिया। फिर कैश इन हैंड भी क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन दोनों साइड का ग्रैंड टोटल बराबर नहीं था तो हमें यहाँ पर एक अमाउंट इंसर्ट करना पड़ गया। और यह अमाउंट कैसे निकला, इधर का ग्रैंड टोटल है 2,30,000, इधर का सारे आइटम्स को हम ऐड करते हैं 12,000 तक का तो इनका ग्रैंड टोटल है 1,39,000। दोनों का जो डिफरेंस है 91,000 जो हमने इंसर्ट किया। सो ये हो गया कैश एट बैंक। यही अमाउंट हमें निकालना था और यही हमारा आंसर है। 91,000 लिखने के बाद इधर का भी ग्रैंड टोटल आ गया ₹2,30,000। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है जो कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, है ना। ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस रहा होगा। अभी इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हेल्थ क्लब के नेक्स्ट ईयर का जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा उसमें ये ओपनिंग बैलेंस के रूप में अपीयर होगा। मुझे उम्मीद है आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।